हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ब्राइट कॉमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज से हम अपने इंग्लिश की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसको अभी हमने बीच में रोक दिया है। क्यों रोक दिया है उसका भी एक रीज़न है कि बीच में काफ़ी गैप हो गया था। अब हम नाउन को वहीं से स्टार्ट करेंगे तो जो लोग नए हमसे जुड़ रहे होंगे उनको थोड़ा समझने में दिक्कत रहेगी। लेकिन आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रोनाउन। वो चैप्टर चाहे आपने पहले इंग्लिश पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा, उसी तरह से आप समझने का भी काम करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भाई प्रोनाउन। बहुत ध्यान से समझिएगा, चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। इसी को आप हिंदी में समझ लेते हैं सर्वनाम के नाम से। बहुत ध्यान से समझना। देखो, नाउन जो होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है। लेकिन प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर क्यों यूज किए जाते हैं? अब जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो बार बार हम किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम यूज ना करें, इसीलिए किसका यूज किया गया, इसीलिए जरूरत पड़ी प्रोनाउन की। तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को आप कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही यूज किए जाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो बनता है सबसे ज्यादा इसमें बनेगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से। अब उसमें हम सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देखो अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी रहते हैं प्रोनाउन से, तो वो है पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें आप पढ़ते हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक हम बोल देते हैं पजेसिव केस। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पजेसिव केस लिखा है मैंने, इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे वो बहुत बढ़िया लेवल की होंगी। देखो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस की बात करें तो वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह काम करने लग रहे हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा आई, दूसरा है वी, फिर हो गया यू, एक होता है ही, सी, इट और दे। देखिएगा हमने लिखा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी काम करते हैं सब्जेक्ट की तरह। यानी किसी भी सेंटेंस में आप इनको देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा समझिएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे? जैसे आप सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं आई, इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आप आई ना लिख के क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं मी। ठीक है जी। अच्छा, वी के लिए आप यूज करते हैं अस, इसी तरह यू के लिए आप यूज करते हैं यू, ही के लिए आप यूज करते हैं हिम, सी के लिए आप लिखेंगे हर, इट के लिए आप यूज करते हैं इट, और दे के लिए आप यूज करते हैं देम। ठीक है जी, दोबारा से समझ लीजिए। आई के लिए आप मी का यूज करते हैं, वी के लिए अस का, यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यू का यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। इसी तरह अब बात करें पजेसिव केस की,
तो पोजेशन दिखाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? आई अपनी पोजेशन दिखाता है माई से। किससे दिखाएगा भाई? माई से। वी दिखाएगा अवर से। यू दिखाएगा योर से। ही बात करें तो हिज। सी के लिए हर। इट के लिए इट्स। और दे के लिए देयर। ठीक है जी, दे के लिए क्या हो जाएगा? देयर। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हैं ये दोनों क्या हैं? इन दोनों की बात करें तो ये दोनों तो हैं प्रोनाउन, यानी ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। इनको हम बोल देते हैं कि ये हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसा क्यों होता है? ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? समझिएगा एक सेंटेंस से। दिस इज माई बुक। देखो, मैंने वाक्य लिखा दिस इज माई बुक। अब यहां देखोगे दिस तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ये बुक क्या है? ये है नाउन। बुक क्या है भाई? बुक है नाउन। अब वो बुक किसकी है? तो बुक है मेरी। बुक है मेरी। ध्यान से समझना, अब नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। अब ये पजेशन भी दिखा रहा है, इसीलिए इनको क्या नाम दे देते हैं कि ये होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो, आगे हम बात करते हैं पर्सन से रिलेटेड। पर्सन क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन होंगे आपके तीन प्रकार के। पर्सन होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। कितने प्रकार के बताए? तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझिएगा इसके बारे में। देखिए, पर्सन को हमने बताया कि तीन टाइप के पर्सन होंगे। एक होंगे फर्स्ट पर्सन, दूसरे होंगे सेकंड पर्सन और तीसरे होंगे आपके थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन हम यूज करते हैं स्पीकर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? स्पीकर। स्पीकर का मतलब होगा बोलने वाला, यानी जो बोलने वाला है वो किस में आएगा? वो आएगा फर्स्ट पर्सन में। और बोलने वाला जो होगा वो हमेशा कौन होगा? आई होगा। जो भी आपसे बात कर रहा है वो अपने लिए क्या वर्ड यूज करेगा भाई? वो आई वर्ड का यूज करेगा। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में हम पढ़ते हैं स्पीकर के बारे में। फर्स्ट पर्सन में हम किसको कंसीडर करेंगे भाई? स्पीकर। अब जो कौन कौन होंगे? आई और वी, यानी आई और वी क्या हो जाते हैं आपके? फर्स्ट पर्सन। दूसरा देखिएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन में आप पढ़ते हैं लिसनर के बारे में। लिसनर, लिसनर कौन होगा? जिससे आप कहेंगे, यानी कि जो आपकी बात को सुन रहा होगा। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा? मैं हुआ स्पीकर, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो आप कौन होंगे? आप होंगे लिसनर। आप होंगे लिसनर। आपके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? तो वो होगा यू। बात समझ में आई? सेकंड पर्सन होता है यू। अब थर्ड पर्सन को समझ लो। थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव। अब देखो, जितने भी बाकी के बचे, जैसे ही बच गया, सी बच गया, इट हो गया और दे हो गया, या कोई नाउन हो गया, ही सी इट दे और कोई नाउन, ये सभी आ जाते हैं थर्ड पर्सन में या नॉन एक्टिव में। अब इस नॉन एक्टिव से क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, नॉन एक्टिव की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी कहानी से रिलेट करके बताऊंगा। देखिएगा,
ध्यान से समझिएगा, ये मान लो इसका नाम है राजा, इसका नाम है अजय और इसका नाम है विनोद। ठीक है जी, देखो 3 लोग हैं, एक है अजय, एक है राजा और एक है विनोद। ध्यान से समझिए, अब राजा कहता है, राजा ने कहा, किससे कहा? राजा ने अजय से कहा। शब्दों को ध्यान से समझना है। राजा ने अजय से कहा कि तुम विनोद की मदद कर देना। राजा ने कहा, किससे कहा? विनोद अजय से कहा कि तुम विनोद की मदद कर देना। एक बार फिर से सुनिए, राजा ने अजय से कहा कि तुम विनोद की मदद कर देना। अब कहने वाला कौन है? कहने वाला है राजा, यानी राजा ने कहा। किससे कहा? अजय से कहा। तो ये कौन हुआ? स्पीकर। ये कौन हुआ? लिसनर। कहने वाला हुआ राजा, सुनने वाला कौन हुआ? अजय। अब बात किसके बारे में चल रही है? बात चल रही है विनोद के बारे में। तो ये हो गया आपका नॉन एक्टिव। ये क्या हो गया? नॉन एक्टिव। तो नॉन एक्टिव कौन से होते हैं? नॉन एक्टिव वो होंगे जिनके बारे में बात की जाती है। कहने वाला तो हो गया भाई स्पीकर, सुनने वाला हो गया लिसनर, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपके थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गई? जैसे कहने वाला कौन था यहाँ? राजा, तो ये स्पीकर हो गया। सुनने वाला कौन था? अजय, ये हो गया लिसनर। और अगर बात कर रहे हैं विनोद की, तो विनोद के बारे में बात चल रही है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉन एक्टिव या थर्ड पर्सन। चलिए, आशा कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब अगर हम यहां बात करें, तो अगर इनकी बात कर रहे हैं, देखो आई और वी की, आई और वी की हम बात कर रहे हैं यहां से, तो ये हमने नाम दे दिया, ये है आपके फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। अच्छा, दूसरा यू को हमने क्या बोला था? यू को हमने बोला सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। ठीक है जी। अब बाकी के ये जो बचे हुए हैं, इनको क्या कह देंगे कि ये हैं आपके थर्ड पर्सन। ये क्या है? थर्ड पर्सन। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके स्पीकर, सेकंड पर्सन में आएंगे आपके लिसनर और थर्ड पर्सन में आएंगे नॉन एक्टिव। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा वर्ब कॉन्सेप्ट। वर्ब कॉन्सेप्ट। देखिए वर्ब कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा होगा। आप क्या लिखते हैं हमेशा? आप लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखते हैं वर्ब, और फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब अगर आप बात कर रहे हैं वर्ब की, तो याद रखिए वर्ब से पहले हमेशा जो केस आएगा वो कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। यानी वर्ब से पहले हमेशा कौन सा केस भाई? सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद जो आप यूज करने लग रहे होंगे वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है इससे रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अब, जैसे देखिए, जैसे समझिएगा, मैंने 2 ही वाक्य लिखे, 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे। एक लिख दिया हिम या ही हेल्प्ड सी या हर, ठीक है। दूसरा लिखा मी नो हिज हिम या ही। ध्यान से समझिए, अभी हमने क्या बोला कि वर्ब है। बहुत आसान चीज है ये, ज्यादातर लोगों को आती भी होगी। ठीक है, वर्ब है, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस।
अभी हमने आपको बताए थे कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, उसी के साथ हमने पढ़ लिए थे पजेसिव एडजेक्टिव। समझिएगा अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं हेल्प्ड की। तो हेल्प्ड क्या है, यहां पर हेल्प्ड है आपका वर्ब। क्या है भाई, ये है आपका वर्ब। अब देखो वर्ब से पहले अगर बात करें तो आएगा सब्जेक्टिव केस यानी ही, ना कि हिम। और वर्ब के बाद की बात करें तो आएगा क्या भाई, ऑब्जेक्टिव केस यानी हर, ना कि सी। ये सी क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। और वर्ब के बाद यानी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस के रूप में। आगे समझिए, हमने बोला मी नो हिज हिम या ही, मी नो हिज हिम या ही। अब देखो यहां हमने तीनों केस लिख दिए, हिज लिख दिया भाई पजेसिव केस है, हिम क्या लिख दिया हमने, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ही हो गया सब्जेक्टिव केस। समझिए यहां देखोगे तो नो क्या है आपकी, वर्ब है। नो क्या है, वर्ब है। ठीक है जी, चलो अब वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो आप बोलेंगे कि सर सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो मी नहीं, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आई। लेकिन वर्ब के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन है, हिम, ना कि ही और हिज। बात समझ में आ गई भाई। देखो हिज में किसी को डाउट हो सकता है कि यहाँ हिज क्यों नहीं आया। देखिए जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा अपने बाद नाउन लेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन लिखा रहेगा। ठीक है, और देखिए एक दो सेंटेंसेस। देखिए दो सेंटेंस हमने फिर से लिखे, लेट आई गो देयर और लेट वी गो फॉर ए वॉक। अब ये सेंटेंस आपने कभी ना कभी यूज जरूर किए होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोले होंगे ये सेंटेंस। लेकिन जब आप ग्रामर की बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप थोड़े फंस जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं आपके सामने हूँ। यहां देखिएगा, लेट आई गो देयर, क्या बोला, लेट आई गो देयर। अब देखो यहां समझेंगे तो यहां आपके पास एक तो वर्ब दिख रहा है गो और एक दिख रहा है लेट। ध्यान से समझना, जो लेट होता है वो एक वर्ब होता है, और वर्ब भी कैसा होता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो लेट के बारे में अगर हम बोलें तो इसको लिख लीजिएगा कि लेट होता है एक वर्ब। लेट क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब के बाद अभी आपको बताया क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई नहीं, यहां होना चाहिए आपका मी। दूसरा समझ लो, आपने बोला लेट वी गो फॉर अ वॉक, तो लेट वी गो फॉर अ वॉक नहीं, लेट अस गो फॉर अ वॉक। जैसे आप कई बार बोलते भी हैं लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो लेट अस का जो शॉर्ट रूप है वो लेट्स होता है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, अगर आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बार बार रिवीजन करेंगे जब आप अपने नोट्स का, तो अपने आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट, देखिएगा प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रीपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेट करने का काम करता है। इसको हम बोल देते हैं कि ये होता है एक रिलेटिंग वर्ड। अब समझिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा,
रजत राइट्स अ लेटर। रजत राइट्स अ लेटर। ध्यान से समझना, ठीक है। देखिएगा, तो अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो रजत क्या है, सब्जेक्ट है या डूअर है, राइट्स हो गई वर्ब, और लेटर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं कई बार। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं। वॉइस जो होते हैं, एक होगा एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, जब डूअर को आप प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि जब आप काम करने वाले को प्रायोरिटी देंगे तो एक्टिव वॉइस, जब आप काम को प्रायोरिटी देंगे तो पैसिव वॉइस। ठीक है जी, चलो। तो यहां आप डूअर से शुरुआत कर रहे हैं तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, यानी डूअर को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो एक बार इस वीडियो को यही पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इसका पैसिव क्या होता है। चलिए अब देखिएगा, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं भाई, हम जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अ लेटर क्या हो जाएगा, अ लेटर हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ये देखो कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ज्यादा डीप में जाना नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां हम एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समझाना है इसके लिए लिख रहा हूं। अ लेटर इज रिटन बाय रजत। ठीक है जी, सेंटेंस हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय रजत। एक लेटर है लिखा हुआ, किसके द्वारा, रजत के द्वारा। अब यहां देखो, यहां ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ये आपकी मेन वर्ब है। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब ध्यान से समझना, अब जैसे मैंने यहां लिखा रजत, तो मैं रजत ना लिख के अगर मैं यहां लिख देता हूं ही, मैंने लिख दिया ही, ठीक है। रजत को रिप्लेस करके मैंने यहां क्या लिख दिया, ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहां भी क्या हो जाएगा, यहां आप दो चीजें लिख सकते हैं। क्या लिखा आपने, एक तो लिख दिया ही और एक लिख दिया हिम। एक लिख दिया ही और एक लिख दिया हिम। अब ध्यान से समझना, इसी को समझाने के लिए ये सेंटेंस मैंने यहां लिखा था। देखो, हमने क्या बोला कि बाई है एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। यानी जो प्रपोजिशन होते हैं उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो जैसे यहां बात करें तो याद रखना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा लिखे जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखा जाएगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक दो सेंटेंस हम लिखते हैं यहां। देखिए सेंटेंस लिखा, राहुल बॉट अ ड्रेस फॉर सिया हर। राहुल बॉट अ ड्रेस फॉर सिया हर। देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखिए इस सेंटेंस को समझिए, यही नहीं, यहां लिखिए इसको, अ लेटर इज रेड बाय मी या आई। ठीक है, देखो दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। एक है राहुल बॉट अ ड्रेस फॉर सिया हर, और दूसरा लिखा
अ लेटर इज रेड बाय मी या आई। ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को समझेंगे। तो राहुल क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। राहुल क्या है भाई, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद देखोगे तो ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। ये है आपकी मेन वर्ब। तो देखिए डायरेक्ट जो मेन वर्ब आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो मेन वर्ब आती हैं वो दो सेंटेंसेस में आती हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अदरवाइज बाकी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहां देखा आपने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। उसके बाद देखो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब आगे आपने देखा तो फोर है आपकी प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन है तो इसके बाद जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस। तो दो वर्ड लिखे हैं सी और हर। हमने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा लिखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ आप सी का नहीं किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। चलें आगे देखा आपने, एक फिर से सेंटेंस लिख दिया, अ लेटर इज रेड बाय मी या आई। अ लेटर इज रेड बाय मी या आई। देखो अ लेटर यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, बाय प्रपोजिशन है। अब यहाँ मी या आई, आप क्या बताएंगे कि यहां आएगा मी। एक और सेंटेंस देखिएगा, देखिए सेंटेंस हमने लिखा, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई। तो यहां से आप देखोगे तो देयर यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे आपने देखा बिटवीन, तो बिटवीन क्या है, बिटवीन है आपका प्रपोजिशन। क्या है भाई, प्रपोजिशन है। तो इसके बाद जो लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपने इसके बाद देखा क्या है, यू। तो यू तो चाहे आप सब्जेक्टिव केस में लिखो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में लिखो समान रहेगा। तो यहां ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या है जी, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब आपने देखा आगे एंड। एंड क्या चीज है, तो एंड होता है कंजक्शन, जो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करेगा, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ेगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से। तो एंड होता है कंजक्शन। लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि ये समान चीजों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है, समान चीजों को जोड़ता है। यानी जब आप इसको लिखेंगे सब्जेक्ट्स के साथ, यानी अगर एक सब्जेक्ट है तो दूसरा भी क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट रहेगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर पहला क्या है, सब्जेक्टिव केस है और बीच में आपने लिख दिया कंजक्शन एंड, तो इसके बाद लिखा हुआ जो वर्ड होगा वो भी कैसा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। दूसरा, अगर इससे पहले लिखा है कोई ऑब्जेक्टिव केस और साथ में आपने लिखा है कंजक्शन एंड, तो बाद में जो लिखा रहेगा इसके वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, कंजक्शन एंड आ गया तो बाद वाला भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अभी चीजें इसकी आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अभी थोड़ी देर में आपकी लाइव क्लास होगी, अदरवाइज हम सेशन को थोड़ा बड़ा रखते। अब आपको क्या करना है, आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, जिससे हम उन चीजों को एनालाइज करके आगे बेहतर तरीके से आपके सामने ला सके। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और बढ़िया करके वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जो चीजें समझ में नहीं आई हैं, जो चीजें समझ में नहीं आई हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बतानी है। ऐसे ही अगर आप अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे तो इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप रेगुलर रहेंगे, क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखेंगे तो आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। आप एक दिन इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत छोटा सा सिलेबस है, रेगुलर रहिएगा और ध्यान से चीजों को पढ़िएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके शेयर करने से क्या होगा कि ज्यादा हमें व्यू मिलेंगे
तो हमारे अंदर क्या आएगा, वीडियो बनाने का मोटिवेशन आएगा। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे और जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए कल से फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।